अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत है। द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पेकेबल विजडम, अखंडता का पहला प्रतीक। दूसरे 7 साल एलिमेंट्री एजुकेशन कटरा में 7 साल के लिए। इस पिक्चर में आप पहली पिक्चर से अलग देख रहे हैं। इसमें मस्तिष्क दिमाग दिखाया गया है जिसके अंदर अंतरात्मा है। मगर सर के ऊपर आप एक और एलिमेंट देख रहे हैं जो शिवलिंग की तरह है। मैं उसे गायत्री कहता हूं। इसका डिसेंट इस जन्म में हुआ था और उसके आधार पे जो मुझे मिला है, जो मुझे आगे हुआ है, मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अंतरात्मा का निर्माण या अंदर आना 22 वीक्स प्रेगनेंसी में हुआ था, जिसके आधार पर मेरा जिस्म या तन बिल्कुल अच्छा है, परफेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जो बाहर का ज्ञान है, जो दुनिया का ज्ञान है, वो मुझे गायत्री के अंतराने या डिसेंट ऑफ महाशक्ति के आने के बाद ज्यादा लगा है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले 7 साल में मेरा जिस्म कंप्लीट हो गया था, इसमें कुछ नहीं था। ऑब्जर्वेशन करके मैंने देखा है, उसके बाद ही मैंने दुनिया को देखना शुरू किया है। मगर इत्तेफाक की बात है या सौभाग्य की बात है कि तब तक डिसेंट ऑफ महाशक्ति या महाकुंडलिनी मुझ में हो गई थी, जिससे मुझे बाहर को भी समझना आसान हो गया था। ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो दुनिया को समझ नहीं आती हैं, और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो लोग आत्मा की बात या परमात्मा की बात और आरा की बात, सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं, उन सब लोगों को मेडिकल प्रोफेशन और जनता कहीं ना कहीं पागल समझती है, और इसके कारण उनकी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए दवाइयां दी जाती हैं, जिससे उनका जितना भी कैरियर है वो खत्म हो गया है। मगर मुझे खुशी की बात है कि मैंने इस जन्म में इन चीजों के बारे में किसी से ज्यादा वर्णन नहीं किया, ना सोचा था, ना मैंने ये कहा था कि मैं जो भी कर रहा हूँ ईश्वर के कहने से कर रहा हूँ, परमात्मा से कहने से कर रहा हूँ। मेरा पूरा जीवन ऐसे गुजरा है जैसे मैं एक नॉर्मल बच्चों की तरह हूँ। लोगों ने मुझे एक इंटेलिजेंट तरीके से देखा था कि इसकी सोच अच्छी है, समझ अच्छी है, मगर इसमें कोई दुख नहीं है, कुंडलिनी सिंड्रोम नहीं है। ये एक मेरा सौभाग्य रहा है। शायद इसलिए जब तक मेरी कुंडलिनी इनिशिएशन नहीं हुआ था 1991 में, किसी ने भी मुझे धार्मिक तरीके से चलने के लिए, स्पिरिचुअल साइंस के तरीके से चलने के लिए, जो उस तरह से ना देखा था, ना मैंने सोचा था, ना बताया था। मुझे एक साधारण आदमी की तरह, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट को ही देखा गया था। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये मेरा सौभाग्य है जिसके कारण मैं बच पाया हूं। मगर कुछ ऐसे इंसिडेंट थे जिसके आधार पे मुझे दवाई दी गई थी, मगर 1 या 2 महीने के बाद मैंने खट किया, मैं ये दवाइयां कभी नहीं खाऊंगा, क्योंकि ये जरूरत नहीं है, मेरा कोई कारण नहीं है। जो भी है, जैसे भी है, मैं अपने आप में एक सफल तरीका ढूंढ लूंगा। वो विश्वास एज ए डॉक्टर लोगों को लगा था, तो किसी ने किसी भी मेरे बीच में कोई नहीं आया था। ये मेरा सौभाग्य रहा है। अब इस सौभाग्य को देखते हुए मैंने हमेशा, शुरू से हमेशा आज तक, यहाँ तक आज तक अपनी प्रोफाइल को हमेशा लो रखा है। मैंने कभी भी स्पिरिचुअल साइंस की तरफ एक साइंस के तरीके से देखा है, मगर उससे ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, धर्म के तरीके से, या ऐसी चीजों को उभारने की कोशिश नहीं की थी जो दुनिया को गलत लगती थी, और मुझे दोषी ठहरा के मुझे इलाज करने के लिए जरूरी किया। इसलिए इसलिए मेरे जीवन में कोई भी अंकुश नहीं लग पाया है। मेरा सफर आहिस्ता आहिस्ता, सीखते सीखते, चलते हुए यहाँ तक पहुंचा है। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसके आधार पे। पहले 7 साल में, क्योंकि मुझे स्कूल में नहीं था, तो मेरा दिमाग पूरा डेवलप हो गया था। उसके अंदर ऐसी कोई चीज नहीं थी जो अननेचुरल थी, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल हो, इंट्यूटिव हो, जो भी है। वो एक साधारण आदमी की तरह, ये मैं ही दिखाना चाहता हूँ। अगर आप कुदरत के साथ जुड़ेंगे, कुदरत को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, कुदरती अपना सूरा ज्ञान आपको दे देगा।
मगर एक सत्य इंसान की तरह, एक नॉन-वायलेंट की तरह, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह जो सुनता है, समझता है, जानता है, पहचानता है, जिसमें 5 गुण हैं, पंचभूतास हैं और जो 5 सेंसेस हैं, जो उनके साथ जुड़ा है, सबको देखता है, वो संपूर्ण बन जाएगा। मैं ज़्यादातर लोगों में क्या है कि हमें बचपन से ही उनको ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करने से यह होगा, ऐसे करने से वह होगा, वो कहने से हम कि उनकी क्षमता को कम कर देते हैं। मैं आज भी अपने स्टूडेंट से यही कहता हूँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं 20, 30, 40% से आपको 100% तक, पहले मुझे बताओ कि कौन-सा सब्जेक्ट तुम्हें अच्छा लगता है। फिर उसके आधार पे बाकी सारे सब्जेक्ट को समझाने की कोशिश करता हूँ, जिसके आधार पे वो सारे के सारे सब्जेक्ट में 100% ले लेते हैं। मैं यही कहने की कोशिश करता, क्षमता सब में है, मगर जो एक आधार है जिसमें उसकी सोच जाती है, जो उसकी विचारधारा है, जो उसकी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, उसे जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे पता था कि मेरा दिमाग मैथमेटिकल है, इसका मतलब लेफ्ट साइड ब्रेन बहुत प्रेडोमिनेंट है, मैंने उसका इस्तेमाल करती। पर उसके साथ-साथ बाकी सारी 64 आर्ट को मैंने जानने की कोशिश की थी, समझने की कोशिश थी, ये क्यों है, ये कैसा है, ये कैसे है। हर पंक्ति में, हर वृक्ष में, हर चीज़ में मैं वो मैथमेटिकल डिज़ाइन ढूँढता था। शायद इसलिए मैं एक आर्टिस्ट हूँ, एक लेखक हूँ और एक मैथमेटिशियन हूँ। जो हर चीज़ को एज़ सच देखने की कोशिश करता, उसमें बाहरी कोई चीज़ लाने की कोशिश नहीं करता। अगर पत्ता है, उसकी लेंथ क्या है, ब्रेड्थ क्या है, ये क्या है, वो क्या है, उसके आधार पे हमारा पुराना ज्ञान क्या कहता है और मैं क्या समझता हूँ और मैथमेटिक्स क्या कहती है, सारे पहलुओं को देखकर ही मैंने आगे बढ़कर इस ज्ञान तक पहुँचा हूँ। मैं यही कहता हूँ कि किसी भी बच्चे को 7 साल तक किसी की सोच के बारे में मत कहो, मगर उसे सारे एक्सपोज़ेस दे दो। अलग-अलग जगह देखने दीजिए, अलग चीज़ें देखने दीजिए, हर चीज़ को जानने का देखने का मौका, उसकी ऑब्ज़र्वेशन को बढ़ने दीजिए, उसे क्यूरियोसिटी आने दीजिए, सवाल पूछने दीजिए, सवालों के जवाब दीजिए। नहीं तो वो खुद भी सवालों के जवाब पूछ लेगा, मगर उसकी क्रिएटिविटी जो है, सोचने की विचारधारा है, उसे कभी भी ख़त्म मत कीजिए। अगर कोई सवाल पूछता है, उसे ये मत कहो कि तुम सवाल बहुत पूछते हो इसलिए तुम पागल हो, ये हो, कभी नहीं। अगर उस किसी भी इंसान में सवाल पूछने की क्षमता है कि वो सोच रहा है, समझ रहा है, जानता है, पहचानता है, उसके सवालों के कंसेप्ट के ठीक जवाब देंगे, आप उसे महान आत्मा या जीनियस बना देंगे। मगर उसे बीच में रोक देंगे, तो वो कहीं न कहीं वो काम नहीं कर पाए जो मानव कर सकता है, मनुष्य कर सकता है, जिसलिए उसे कुदरत के साथ लोक पालन की तरह कस्टोडियन गार्डन के लिए बनाया गया है। मेरे अपने जीवन के आधार पे यही, अगर मैं दुनिया को दिव्यांग पहली बार दे रहा हूँ और अखंड पहली बार दे रहा हूँ और हर चीज़ का नया सिंबल दे रहा हूँ, अगर मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ कि मुझे खुशी है, मेरे माता ने, पिता ने, भाई-बहनों, दोस्तों, रिश्ते, टीचर, किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं, एक्सेप्ट किसी जिसने रोकने की कोशिश की थी, मैंने उनको नज़रअंदाज कर दिया था। मैं वो भी अगले एक-एक करके बताऊँ कि कौन से लोगों ने मुझे मेरी चाहत को, मेरे सफ़र को रोकने की कोशिश की थी, मगर मैंने किसी से भी नहीं रुका हूँ और मैं चाहूँगा कि हर इंसान अपनी सोच से आगे बढ़े। मेरी क्षमता मैथमेटिक्स थी, सोचने की, विचार करने की और इम्पेक्टिव विज़न थी। चलते-चलते ही मैं पा गया हूँ। मैं यही कह सकता हूँ कि जो आज मैंने पाया है वो 70 साल की है और आगे और भी अच्छा है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। शायद जो मैंने एक वीडियो बनाया है रीइन्कार्नेशन, जिसमें साफ शब्दों में कहा है, आत्मा सर से अंदर आती है और मूलाधार में जाकर फिर 10 लेवल को समझेगी तो अपने आप को समझ पाएगा, सृष्टि को समझ पाएगा, सोलर सिस्टम को समझ पाएगा। उसके बाद उसे कम से कम 22 ऐसे सफ़र करने पड़ेंगे जो हर एनलाइटेंड है। अगर जो इंसान कर पाएगा वही दिव्यांग तक पहुँच पाएगा, वो अखंड तक का। एक जीवन में आप मोक्ष पा सकते हैं, खुश हो सकते हैं, सच्चित आनंद अनुभव, मगर आपको पूरी सृष्टि को जानना है, तो आपको 22 सफ़र कम से कम करने पड़ेंगे। 21 सिस्टम सोलर सिस्टम के साथ है, उसके बाहर का 22वां है। वही उपनिषद कहते हैं, वही वेद कहते हैं, वही मैं कहता हूँ, वही शास्त्र कहते हैं। जो रूल ऑफ 21 को समझ गया तो 22 पे पास आ जाएगा, जो आज की मॉडर्न साइंस भी कहती है।
और जो 21 का रूल भी मैं देख रहा हूँ, 22 का रूल भी देख रहा हूँ, 10 स्टेज डेवलपमेंट भी देख रहा हूँ। अब जितना भी मेरी दिव्यांग चीज है, मैं हर चीज को हर जगह संपूर्ण अखंडता इसी में है और कुछ नहीं है। मैं इसलिए एक नया ग्रंथ बना के दुनिया को देना चाहता हूँ, ताकि सबको यही समझ हो, सब बच्चे बचपन से लेकर आखिर तक इसको आधार बन के नई रिसर्च करके दुनिया का संपूर्ण अखंड ज्ञान मिले। यही मेरी कोशिश है। अब मैंने जैसे कहा कि अगर आपको पूरा जीवन संपूर्ण चाहिए, तो पहले 7 साल में कॉग्निशन कीजिए, कोई भी किसी का सवाल नहीं, उसे अपने तरीके से पूरी डेवलपमेंट होने दीजिए। अगले 7 साल आप पहले एलिमेंट्री एजुकेशन में जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिए। और अगले 7 सब्जेक्ट में या आप 1 या 2 सब्जेक्ट ले लीजिए जिसमें आप मास्टर बनना चाहते हैं, जिसमें आप रिसर्च करना चाहते हैं। उसके बाद अपना प्रोफेशन बनाए रखिए 21 साल के लिए। फिर ऑब्जर्वेशन के लिए सारी 64 आर्ट में उसको एप्लीकेशन करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद लास्ट 35 संन्यास में सबका सर पाने के लिए सबको ज्ञान बांटिए, लव ऑफ इट, अंडरस्टैंडिंग के साथ, प्रेम के साथ। तब आप पक्के लोकपालन बन जाएंगे। तो आप सब जो भी देंगे सारी दुनिया को मुफ्त में देंगे, प्रेम से देंगे, सच्चाई ईमानदारी से देंगे। और यही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कीमत नहीं है, मगर जब तक आप वानप्रस्था और संन्यास में आते हैं, तब तक आपको पैसे की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तब तक आपकी सारी पैसे ठीक है, मगर उसका पैसा का आप सारी दुनिया के निर्माण के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आप सन्यासी हैं। और मैं अपने जीवन में यही चाहता हूँ, मैं जो भी कमाता हूँ, जो भी चलाता हूँ, उससे मुझे काम बढ़िया बनाना है और हर इंसान के पास, हर बच्चे के पास ये लेके जाना है। शायद पहले डिजिटल वर्ल्ड से करूंगा, अगर वक्त आया तो शायद हम प्रिंटेड किताबें करके हर बच्चे को मुफ्त में देंगे, ताकि उनको पढ़ने के लिए है, क्योंकि ये सौभाग्य सबको नहीं है। अगर हम कीमत लगा देंगे तो हम उस पर अंकुश लगा देंगे, और मैं चाहता हूँ किसी किस्म का भी अंकुश किसी का भी नहीं पड़ना चाहिए। और मैं नहीं चाहता हूँ कि लोगों को विद्या मुफ्त में मिलनी चाहिए। विद्या में कोई आधार नहीं होगा। सारी किताबें हों, स्कॉलरशिप हों, उनकी क्षमता के हिसाब से जो अच्छे हैं उनको स्कॉलरशिप दीजिए, दूसरे हमको किताबें दीजिए, खाने पीने की सहूलत दीजिए। कम से कम 22 ईयर्स तक हर बच्चे को पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है। मैं हर गवर्नमेंट से यही आशा करता हूँ कि वो 22 साल उम्र तक, जब बच्चा संपूर्ण नहीं बनता है, हर एजुकेशन मुफ्त दी जाए। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन स्कूल में दी जाए, गवर्नमेंट कॉलेजेस में दी जाए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में दी जाए, और किसी किस्म की भी कोई, और गवर्नमेंट जितना भी रेवेन्यू लेती है उसके आधार पे टीचर को दे, लेबोरेटरी अच्छी बनाए, रिसर्च अच्छी बनाए। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया का कल्याण विद्या से ही है। शायद इसलिए ही तो उपदेश में विद्या ददाति विनयम विनयात जाति पात्रताम पात्रताम च धन धर्म सुखम। अगर दुनिया में सुख चाहिए तो इम्पेकेबल विजडम या परफेक्ट एजुकेशन ही जरूरी है। मैं शायद इसलिए इसको बार बार कहता हूँ कि जितना पढ़ोगे, लिखोगे, दूसरे को सिखाओगे, और एजुकेशन सबके लिए बराबर हो, मुफ्त की होनी चाहिए, किसी को पैसे पैसे देने की जरूरत ना पड़े। ये मेरा एक कंफर्म विचार है। एजुकेशन इज नॉट फॉर सेल। मुझसे भी लोग कहते हैं आप सब मुफ्त में देते हैं, किताबें देते हैं, सब कुछ देते हैं। मैंने सब मुफ्त में तो पाया है, ये काम दूसरों ने किया है, उनसे सीखा है, जाना है, पहचाना है। और मैं अपना पैसा किसी ऐसी चीज पे खराब नहीं करता हूँ जिसको नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मैं जहाँ पे दुनिया को ज्ञान देने के लिए हूँ, जो मुझे पाना है फिर समझाना है, मगर मैं छोड़ देता हूँ कि लोग उस पर देखें न क्या करें। मगर एजुकेशन मुफ्त होनी चाहिए, ये मेरा विचार है। संपूर्ण होनी चाहिए, अखंडता होनी चाहिए, और पूरे दुनिया से सिलेबस एक जैसा ही होना चाहिए, कोई अंतर नहीं होना है। कोई भी डेफिनेशन हो, परफेक्ट हो, डिस्क्रिप्टिव हो, आसान हो, और लोगों को समझाई जाए, ताकि उनको अनलर्निंग लर्निंग की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं जरूरत है, इसलिए मैं शायद वो ज्ञान दे पा रहा हूँ क्योंकि जो सत्य पे आधार है। अब आगे चलते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि 7 साल में कुछ नहीं देना, वही चीज मैं दोबारा, आप जो मेरे वीडियो होंगे कुछ आप देखने वाले हैं, वो रिमाइंडर होंगे आपके लिए एज ए प्रीकस्ट। ह्यूमन
ब्रेन इवॉल्व है, हम इसलिए सबसे बेहतर हैं क्योंकि हमें दिमाग है, मगर दिमाग का जो लेफ्ट साइड ब्रेन है वो मैथमेटिकल है और राइट साइड क्रिएटिव है। मैं कह चुका हूँ, ये दोनों का इंटीग्रेट होना बहुत जरूरी है। जो हमें रेप्टिलियन ब्रेन में है, जिसमें हम में सुरक्षित रहने की सारी सीमाएं हैं। हमें मैमिलियन ब्रेन में है जो इमोशनली हमको पूरी दुनिया के साथ मिला सकता है। हमारे पास प्राइमेट ब्रेन भी है जिसमें हमारी सोचने की क्षमता तर्क वितर्क करके अखंडता तक आना जरूरी है। हमारे पास आउटर 3 लेयर्स और न्यू कॉर्टेक्स भी हैं जिसमें हम सृष्टि को भी समझ सकते हैं। अपने को समझने के लिए ब्रेन प्राइमेट तक ही काफी है, तीनों ही काफी है। मगर अगर आप सूर्य सृष्टि को जानना है, सोलर सिस्टम को जानना है, स्पाइरल गैलेक्सी को जानना है, मिल्की वे को जानना है, महाब्रह्मांड को जानना है, तो आपकी 3 आउटर लेयर्स होनी चाहिए। जैसे रेप्टिलियन ब्रेन में न्यूक्लियर आंसर है, मगर जिसमें न्यूक्लियर बाहर है, ये बाहर से रिसीव करने वाला एंटेना है, जिसने जिसको कर दिया वही आगे बढ़ पाएगा। अब एक सवाल मैंने पिछले में दिखा था, इसमें कहा था कि मेरे एक स्टूडेंट जो डॉक्टर संजय हैं कौशल, उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं शूमर रेजोनेंस को 8.73 लिख रहा हूं, मगर ये पिक्चर का मैंने इस्तेमाल किया है जिसमें मैंने आइनोस्फीयर लिखा हुआ है, मगर इसमें 3 सर्कल्स हैं एज सच, मगर इन 3 सर्कल में कुछ भी डिफाइन नहीं है। और ये भी चीज मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि कभी कभी मेरे जैसे लोग भी गलतियां कर सकते हैं, मगर गलतियां ठीक करके आगे बढ़ना ही हमारा धर्म है। वही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पिक्चर में क्लियर नहीं है, मगर ये जो है इसमें शू में रेजोनेंस 7.83 है, मैं मानता हूँ। मगर आकाश कोश की जो फ्रीक्वेंसी है, रेंज है 7.83 से लेकर 8.73 तक, शायद इसलिए मुझे मेरी आत्मा ने 8.73 कहा था। ये आउटर लिमिट है और 783 नीचे की लिमिट है, और यही मैंने दुनिया को दिखाने की कोशिश। अगर इसके बीच में आप 0.9 पे करते हैं तो आप आकाश कोश जहाँ पे सारा ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान बढ़ा हुआ है, आप आसानी से कर सकते हैं। वो आपका एंटेना बन जाएगा, वो आपका इंटरनेट बन जाएगा, आपका आई क्लाउड बन जाएगा। आपकी सारी सोच वहां से आना शुरू हो जाएगी, तो आपको किसी किस्म की कोई भी गलती नहीं है कि मेरा जितना भी ज्ञान है वहां से ही आया हुआ है। इसे आकाश रिकॉर्डिंग कहते हैं, मैं इसे आकाश कोश कहता हूँ, क्योंकि कोश ये है वो ट्रेशर है जिसमें हर चीज पड़ी हुई है। जो सृष्टि से पहले क्या था वो भी वहां पे है, सृष्टि बनते हुए क्या था वो भी वहीं पे है, उसके बाद क्या हुआ, आज तक क्या हुआ, सारी का सारी इंफॉर्मेशन वही है, नॉलेज वही है, ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान सब वही है। मेरा सारा वहीं से फिर मॉडर्न साइंस में देखते मैंने देखा है कि जो मैथमेटिक्स है वो मैन मेड है, फिजिक्स भी मैन मेड है, केमिस्ट्री मैन मेड है, और मेडिकल साइंस में भी हम वो परफेक्शन नहीं दिखा रहे हैं जो दिखाना, वो ही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इस पिक्चर को मैंने आप इंटरनेट में लाकर पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूं। इसमें आप देख सकते हैं कि शूमैन रेजोनेंस फील्ड है, इसमें 3 फ्रीक्वेंसी की लीप दिखाई हुई हैं, 7.83, 14.1 एंड 25.3। ये जो 3 लीप हैं वो पीक्स हैं, हाई फ्रीक्वेंसी है, मगर एक में एक है वो 783 है, 14.1 में 2 पीक्स हैं, और 20.3 में 3 पीक है। इस पिक्चर में साफ है, जो पहली पिक्चर में नहीं है जो मैं इस्तेमाल करता रहा हूं। मगर इसमें देखिए, उसके एटमॉस्फेयर में देखिए, तो इसमें आयनोस्फीयर की 3 लेयर की बात की है। एक ही फ्रीक्वेंसी जमीन भूमि के नजदीक है 7.3 है, जो बीच में 14 है, और जो बाहर का है 23 है। तो मैं इस चीज को यही कहता हूं कि पहले जो 7 साल हैं या 8 साल हैं वो फुली डेवलपमेंट होने के लिए चाहिए, और दूसरे जो सेकंड 7 है उसको नॉलेज को करेक्ट लेना चाहिए। और हायर एजुकेशन के लिए थर्ड स्टेज में आपको सब चीजों को जानना है। इसका मतलब फर्स्ट 21-22 ईयर्स तक आपका ज्ञान संपूर्ण होना चाहिए। अगर देखा जाए, अगर 21 जे है तो जो माँ के पेट के 9 महीने हैं उसे काट के तो आप 22 पे आ जाएंगे। यही जीवन का सत्य है। शायद ये शूमर रेजोनेंस भी वही मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा जीवन भी वही दिखाता है। इसलिए मैं पहले 7 साल का जिक्र कर चुका हूँ, अब 7 साल का कर रहा हूँ, जो 7 और 14 के बीच में है। और अगला
अगले स्टेज का होगा जो सेकेंडरी एजुकेशन है। उसमें मैंने क्या पाया है, वो प्रत्यक्ष कैसे बना है। ये जो ज्ञान है, अब हमें साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक तरीके से दोनों में जो संपूर्ण है उसे अच्छे सिंबल फॉर्म में दिखना है। इसके बाद मैं इस सिंबल का इस्तेमाल करना शुरू कर दूंगा ताकि जिसमें वो क्लैरिटी है 1 2 3, ये कहीं ना कहीं ट्रिनिटी या ब्रह्मा विष्णु महेश की बात कर रही है, या सरस्वती महालक्ष्मी महाकाली का। मैं तो यही कहूंगा ब्रह्मा विष्णु महेश जो पहले डेवलपमेंट है, और दूसरी ग्रोथ है, और तीसरा फुलफिलमेंट है। उस तरीके से मैं देखता हूं, तो मैं दत्तात्रेय जी के रिफ्लेक्शन इसमें देखता हूं। तो थैंक यू डॉक्टर संजय फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, जिसके आधार पर मैं ये देखकर अंतरात्मा से ज्ञान लेकर दुनिया के सामने ये पेश कर पाएंगे। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दुनिया को भी कहता हूं कि मुझसे सवाल पूछिए, मैं जो भी लिख रहा हूं उसे एक्सेप्ट मत कीजिएगा, उसमें सत्य ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। जब सत्य समझ पाएंगे तो आगे चढ़ पाएंगे। अब इस पिक्चर में मैंने दिखाया है कि मैं आंखें खोल के 8 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बन सकती है, जो 7.83 और 8.73 के पास है। और मैं हमेशा कहता हूं कि सारी फैंसी खुली रहनी चाहिए, आंखें बंद करके मत कीजिए। आंखें खुली हों, कान खुले हों, सारी सृष्टि को देखना है आपको, तो खुली आंखों से देखिए। इनमें भी वो क्षमता है। अगर आपकी आंखें हैं, इसका आधार शब्द 22/21 ही है और कुछ नहीं है। अगर इसमें आप देखेंगे तो ये आंखें खोल के है, मगर जब आंखें बंद करके मैंने दूसरों में दिखाया हुआ है वो 8.5 हर्ट्ज है। सो 8 और 8.5 की फ्रीक्वेंसी जो मैं पूरे दिमाग में लेके आ रहा हूं वो 7.83 और 8.73 के बीच की ही है। अब इसे चीज मैं आगे दिखाना चाहूंगा। अब ये पिक्चर मेरे पीएचडी थीसिस में है। जो ऊपर का पावर स्पेक्ट्रम है वो मेरा है, नीचे बाकी लोगों का है। अगर नीचे आप देखेंगे तो कोई इरेटिक, कोई भी कोहेरेंस नहीं है, वो ऐसे वैसे चल रहे हैं। मगर अगर मेरे में देखेंगे तो आप एक येलो लाइन को देखिए जिसे मैं समाधि के साथ दिखाता हूं। वो एक फ्रीक हर्ट्ज के बीच में ही है, नीचे और ऊपर के बीच में यही है। इस स्टेज में मैं यही दिखाना चाहता हूं कि मेरी रिसर्च शुरू करने से पहले मेरी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी 10.5 हर्ट्ज थी। वो कम कम करते हुए इस वक्त 8 और 9 के बीच में आ गई थी, और वही मैं दिखाने की आज की जो है वो उससे भी लोअर है। मगर वो 7.83 8.73 के बीच में है। तो शायद ये ज्ञान एक संपूर्ण एक स्पेक्ट्रम की तरह नजर आता है। यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैंने जैसे कह दिया कि मेरा धर्म अखंडता है और मेरी ग्रेटेस्ट डिस्कस अनमोल आविष्कार दिव्यंक है। अब इन चीजों को देखते हुए आगे हम कैसे बढ़े हैं पहले 7 साल में, मैं वो समझाने की कोशिश करूंगा। ये दिव्यंक का ही सिंबल है, मैं पहले बता चुका हूं। ये एक रिमाइंडर है, और ये अखंड सिंबल है। पूरी सृष्टि का निर्माण किसमें है, कैसे है, जो इसमें है, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। इसमें सारी चीजें हैं, हर चीज है जो इंसान को जाननी है, इसी सिंबल में है। ये सिंबल मुझे कम से कम 20 साल लगे थे, 95 से 2015 तक, जब मैंने दिव्यांग दिया था। और 20 साल के समय में हर सृष्टि के हर पहलू को, परफेक्ट एंड एटम को, एलिमेंट को, मॉलिक्यूल को, कंपाउंड को, सेल को, ह्यूमन बॉडी को कैसे है, अखंडता कहाँ है, कैसे है, वो देख के फिर सोलर सिस्टम में कहाँ है, स्पाइरल गैलेक्सी में क्या है, आगे क्या है, जो भी मैंने गेन किया था एक एक करके इसमें डाला है। मगर जो ओरिजिनल सिंबल मैंने 95 में बनाया है वो वैसे का वैसा आज भी है, जिसके आधार पे मैंने गायत्री को समझा था, गायत्री मंत्र को समझा था और दत्तात्रेय को समझा था। मगर ये संपूर्ण है, यही विश्व गुरु है, यही ज्ञान का प्रतीक है, हर चीज इसी में है। मगर पुरानी देवी देवताओं को, जिसमें मनुष्य की शक्ति का इस्तेमाल हुआ है, जो लोगों को पसंद नहीं है, तो मैंने कुदरत से या आत्मा से यही कहा था कि मुझसे वो काम करवाइए जिसमें देवी देवता एक
ग्राफिक प्रेजेंटेशन में हूँ, ज्योमेट्री में हूँ, सिर्फ लाइनें हो, मैथ्स हो और ज़्यादा कुछ ना हो, मगर फिर भी इसके बावजूद इसमें कमल उभर के आता है कि मुझे लगता है कि मुझे कमल की तरह बनना है, मुझमें वो क्षमता होनी, मैं कहीं भी रहूं, आई शुड रिमेन परफेक्ट। कमल वो पहचान है जो गंदगी में पैदा होता है, गंदगी उसका कुछ नहीं उबार सकती है। शायद इसलिए मैं कमल को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, ये बचपन से दे रहा हूँ, शायद मैं जन्मों जन्मों से दे रहा हूँ, शायद इसलिए ही सनातन धर्म का जो भारत का फ्लावर है, फूल है, वो कमल ही है, क्योंकि ये भारत परंपरा है और वैसी ही रहनी चाहिए। आगे चलते हैं। और दुनिया का जितना भी ज्ञान है, ऋषि है, महर्षि है, ब्रह्म ऋषि है या अखंड ऋषि है, वहां तक पहुंचने के लिए मैंने इस दृश्य को समझकर यही देखा है कि मेरा जीवन जो है वो रथ की तरह है, मेरी अंतरात्मा अर्जुन की तरह है, और मेरी जो परमात्मा है, जब ब्राह्मण है, जो ईश्वर है, वो कृष्ण भगवान की तरह है। जब मैंने तीनों को पा लिया है तो मैं कथा को समझ सकता हूँ, गीता को भी समझ सकता हूँ, अपने आप को भी समझता है। उसके आधार पे ही मैंने दुनिया को त्रेत पराविद्या दी है। हम सब में तीन आत्माएं हैं, जीवात्मा अपने आप में है, अंतरात्मा है और परमात्मा है। ये भी एक सत्य मैंने दिखाया है। अब मेरी पैदाइश कटरा में हुई थी, ये सब जानते हैं। क्यों हुई थी ये भी बताया है कि मैं माता वैष्णो देवी के त्रिकुटा माउंटेन से मैंने और माता की के आधार पे ही दिव्यांग को पाया है। ये चीज यही है। और अब इससे बात 7 साल में क्या हुआ था, जब मैं स्कूल में एडमिशन हो गई थी, गायत्री मंत्र हो चुका था, मैं संपूर्ण हो गया था, मेरा एक नया जन्म हो गया था जिसे हम दूसरा जन्म कहते हैं। ब्राह्मणों का दूसरा जन्म तभी होता है कि जब वो गुरु मंत्र गायत्री मंत्र को लेते हैं, उसके बाद पूजा पाठ उसी तरीके से शुरू कर देते हैं जैसे वो तपस्या हो। अब मैं ये चीज उधार के, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये चीज पूछने का अधिकार सबको है। अगर मैंने अपने माँ बाप से कहा था कि अब मेरी समस्या कीजिए, मगर मेरे बड़े भाइयों ने नहीं पूछा था। और मैं समझता हूँ कि हर इंसान, हर बच्चा, चाहे वो पैदाइशी ब्राह्मण हो या ना हो, शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो, हर बच्चा एक तपस्या के लिए, नए जीवन के लिए, जब उसकी सोच समझ आगे तरफ जाने वाली है, उसके लिए एक डिसीजन, या आप कुंडलिनी योग की तरफ कीजिए या गायत्री मंत्र की तरफ से कीजिए, एक सोच विचार जो पढ़ने से आती है वो उभर के आ जानी चाहिए। मैं गायत्री मंत्र का उच्चारण भी एक सोच समझ के साथ चलने के लिए कह रहा हूँ। मैं उसे एक तपस्या समझता हूँ, क्योंकि उसमें आपको सोचने समझने की तपस्या बढ़ जाती है, क्योंकि आपने जो मंत्र बोलना है वो ठीक तरीके से बोलना है, ध्यान के साथ बोलना है, हर काम एक सरलता के साथ सात्विक तरीके से करना है, और ऐसी कोई चीज नहीं खानी है जो कुदरत के खिलाफ हो। पक्का वेजिटेरियन बनना है, कोई शराब सिगरेट कुछ नहीं करना है, एक तपस्वी की तरह, ब्राह्मण की तरह चलना है, तो आपके लिए जरूरी है। और मैं समझता हूँ हर इंसान को वही करना पड़ेगा अगर आपको दिव्य तक या अखंड तक जाना है। अगर नहीं तो आप कर सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये उन्हीं लोगों के लिए जो ब्राह्मण बनना चाहते हैं, उनके लिए नहीं है जो दूसरे कामों में रहना चाहिए, क्योंकि हर इंसान अपने कर्मों के आधार पे ही आगे बढ़ता है। अगर आपको ब्राह्मण बनना है तो आपको इसको लेना पड़ेगा, अगर नहीं है तो नहीं है। मगर आपने इतने जन्मों से लिया है, फिर चाहे ना चाहेंगे तो भी आप ब्राह्मण बन जाएंगे। अगर आपने एक बार जीवन में मोक्ष प्राप्त किया है, और उसके बाद आपकी सोच हमेशा सत्य ही रहेगी, कोई भी आपको भड़का नहीं पाएगा। अगर 22 किया तो आप दिव्यांग को पा पाएंगे, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आओ आगे चलते हैं। और बचपन से, क्योंकि मेरा खाना सात्विक था, और सात्विक की एक प्रॉब्लम है कि लोगों को कफा दोषा हो जाता है। मुझे बचपन में कफा दोषे के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। नेसल कंजेशन था, उसके लिए हर किस्म का इलाज कटरा में भी किया था, जम्मू में भी किया था, मद्रास मेडिकल कॉलेज में भी किया था। मगर जब पोस्ट ग्रेजुएशन की बात आई तो मैंने 3 साल के लिए ईएनटी पोस्ट ग्रेजुएशन की थी, अपने नेसल कंजेशन को ठीक करने के लिए ही। मैं आज भी कहता हूँ, मगर 3 साल में हर किस्म का
ट्रीटमेंट मुझ पे किया गया था, मगर किसी को समझ नहीं आ रही थी कि क्यों ठीक नहीं हो रहा हूँ। शायद यही तो इग्नोरेंस है हमारे मेडिकल सिस्टम में, क्योंकि हम अधूरा ज्ञान दे रहे हैं। और जब तक कि मॉडर्न मेडिकल साइंस को परफेक्ट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री को नहीं समझेंगे, परफेक्ट बॉडी को नहीं समझेंगे और आयुर्वेद को नहीं समझेंगे और संपूर्णता को नहीं समझेंगे, तो हमारा मेडिकल जो नॉलेज है वो गलत होगा, अधूरा होगा। यही मैं सारे डॉक्टर्स में देखता हूँ। वो ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं, मगर सिम्पटम्स के लिए वो चीज़ें दे रही हैं जिसका कोई ज़रूरत नहीं है, जो सिस्टम के साथ खरवाट हो रही है। मैं किसी रिसर्च के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि मेरी अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उनका अपना है, वो इमरजेंसी के लिए बहुत बढ़िया है। मगर आपका जीवन एक अच्छे के लिए है, तो आपको खाने से ही ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। आज मुझे कफा नेसल कंजेशन बिल्कुल नहीं है, और इसको ठीक करने का जो आधार मुझे मिला है, आयुर्वेद और अखंड योग है। कुदरत कैसे चलती है, मेरा पीएचडी रिसर्च क्या है, इसने मुझे सिखा दिया है कि जो मेरी कंसंट्रेशन दिमाग में थी, जिसके आधार पर फेशियल क्रेनियल नर्व एक्टिवेट थी, खाना वैसा था, जिसके कारण ये बन रहा था, ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, ये नेगेटिव नहीं था। मैं आज भी कहता हूँ, उस दौरान भी मुझे सोने में कोई समस्या नहीं थी, दूसरे काम में कोई समस्या नहीं। ये तब बढ़ जाता था जब मुझे सोचना पड़ता था, समझना पड़ता था या काम करना पड़ता था। एग्जामिनेशन टाइम पे मेरे नेसल कंजेशन ज़्यादा थे, मगर आज समझ सकता हूँ, तब नहीं समझ आता, क्योंकि हम सब अधूरे थे। मैं आज भी मैं नहीं कहूँगा मैं संपूर्ण हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, जो सीखता हूँ उसे ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो अंत तक नहीं पहुँचे हैं, हम चल रहे हैं। अब 1958 में मैं कटरा स्कूल में एडमिशन हुई थी, क्योंकि मेरी उम्र 7 साल की हो चुकी थी। प्री केजी, एलकेजी, यूकेजी की कोनो आवश्यकता नहीं थी, तो सीधा मुझे फर्स्ट स्टैंडर्ड में डाला गया था, और फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही मुझे डबल प्रमोशन दे के थर्ड स्टैंडर्ड में ले गए थे। तो पहले 5 साल तक किसी ने मुझ में कुछ चीज़ देखी ही नहीं है, मगर मुझे खुशी है कि मेरे जो एलिमेंट्री टीचर थे, उनकी जो पढ़ाने की तरीके थे, वो टैबलेट को समझाने की थी, कि प्लस प्लस कैसे किया जाता है, माइनस कैसे कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, डिवीजन कैसे होती है, और दूसरी चीज़ें हैं बड़े अच्छे से। और एक चीज़ जो मैंने नोट की है, मैं दिखाना चाहूँगा कि मैंने जो ये देखा था, इसके आधार पे मेरी सोच सरल हो गई थी, मगर जो हकीकत में मैंने देखा था, वो एकेडमिक एक्सीलेंस कैसी हुई है, मैं अब वो दिखाने की आपसे कोशिश करता हूँ। अब पहले सब में जब आपकी सोच समझ हो जाती है, तो जो भी चीज़ें आप देखते हैं, उसमें सत्य क्या है, असत्य क्या है, समझना क्या है, क्या सीख है, क्या सही है, क्या गलत है, कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, वो क्षमता जब आप में आ जाती है, तो हर चीज़ को आप देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, फिर ढूँढने की कोशिश कि ये संपूर्ण है या नहीं है। उसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, जो मेरे बचपन में सेकंड स्टेज में हुआ था। मेरे पिताजी की दुकान थी, वो हलवाई थे, और हमारी दुकान में हलवाइयों का काम था, खाने पीने का काम था, केटरिंग का काम था, और जितने भी लोग माता वैष्णो देवी के लिए जाते थे, वो सारे के सारे हमारी दुकान पे ही आते थे। सबसे पॉपुलर थे, मशहूर थे, काफ़ी चीज़ें थीं, मगर दुकान का नाम हीरा स्वीट स्टॉल था। ये नाम किसने रखा था मुझे पता नहीं है, मगर ये नाम ही वहाँ बोर्ड पे था। जब मैंने सोचना शुरू किया, समझना शुरू किया, तो मुझे लगा कि ये जो हीरा स्वीट स्टॉल है, ये इतना एप्रोप्रिएट नहीं है। इसमें काफ़ी ऐसे सवाल हैं, ये दुकान स्वीट कैसे हो सकती है, ये क्या है, वो क्या है। सारी चीज़ें सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे आ सकता हूँ कि शॉप स्टॉल स्वीट है या नहीं है। अगर इसको एक ही शब्द में डालना है, तो हीरा स्वीट्स ही हैं। एक हीरा मेरे पिताजी का नाम है, उनकी मिठाइयाँ हैं। अब इसमें शॉप डालने की कोई नहीं। यही चीज़ मैंने ओवर ए पीरियड देखी है, कि जो भी हम एक डेफिनेशन देते हैं,
उसमें हम कुछ ऐसी चीजें जोड़ देती हैं जिनकी कोनो आवश्यकता नहीं है। मगर मुझे खुशी है कि आज के युग में जब हम डिफरेंट प्रोसेस को इंग्लिश समझने के लिए या हिंदी समझने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वही हमें बता दीजिए कि अगर आपको परफेक्ट राइटर बनना है, लेखक बनना है, कौन से शब्दों का आपको इस्तेमाल करना है। आज भी ग्रामरली बहुत पॉपुलर है और मैं भी ग्रामरली का इस्तेमाल करता हूँ, और ग्रामरली मुझे बता देगी कि कौन से शब्द ज़रूरी हैं, कौन से नहीं हैं। और मैं देखता हूँ कि जो मैं बचपन में इस्तेमाल कर रहा था, आज इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसकी आवश्यकता नज़र नहीं आती है। यही तर्क वितर्क करने की, सोचने समझने की क्षमता है इन लैंग्वेज की मीडियम में। जैसे मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ग्रामरली परफेक्ट है। मैं काफ़ी ऐसे ग्रामरली के ऐसे सजेशन होते हैं, मैं उसे नकार देता हूँ, डिसमिस कर देता हूँ, क्योंकि उसमें भी वो संपूर्णता नहीं आई है। मगर इतना ज़रूर है कि कुछ चीज़ें उभर के आती हैं। मगर मैं आज भी देखता हूँ, ग्रामरली हो या इंग्लिश हो या जितने भी लोगों ने पढ़ाया है, एक चीज़ में आज भी मुझे समझ नहीं आई है, वो है THE, धी का इस्तेमाल कहाँ करना है। ये टी कहाँ पे पहले आता है, कहाँ बीच में आना चाहिए, कैसे आना चाहिए। मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि आज भी मैं समझ नहीं पाया हूँ। वो ही एक चीज़ आज भी ग्रामरली में बार बार उभर के आती है। वो ग्रामरली कहती है यहाँ पे लगा सकते हैं, नहीं लगाते। उसके उदाहरण में एक उदाहरण देखना चाहता हूँ। अखंड सूत्र मेरी किताब है। जब मैं शुरू में अखंड सूत्र के बारे में जिक्र कर रहा था, जब वर्णन कर रहा था कोरा आंसर्स में, तो उसके आगे कभी भी डी नहीं लगता था। मगर अब पिछले 1 साल में देख रहा हूँ, जब भी मैं अखंड सूत्र लिखा हूँ, पुराने हैं, तो ग्रामरली कह देता है कि अब दी लगाओ। आप ही सोचिए, इतने साल तक अखंड सूत्र के आगे दी की आवश्यकता नहीं थी, मगर आज दी की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों? यही है कि अब वो इम्पोर्टेंट हो चुका है। कौन सी चीज़ कब इम्पोर्टेंट होने वाली है, कोई पता नहीं है। इसका मतलब उसका इस्तेमाल आपको हर तरीके से देखना है। अगर दी लगा रहे हैं, इसका मतलब कि वो एस्टेब्लिश्ड है। अगर नहीं है, तो आपको डबल डी लगाने की या ले लगाने की जरूरत नहीं है। शायद ये सोच विचार जो मेरे शुरू में हो गया था, जो मैंने पिताजी की दुकान में वो देखने की कोशिश, मैं यही चाहता हूँ कि जो भी लिखो, आपकी जो लैंग्वेज है वो परफेक्ट होनी चाहिए। मगर मैं जानता हूँ, जितनी भी ये वर्बल लैंग्वेजेस हैं, वो कोई भी संपूर्ण नहीं है। इसलिए मैं इसको एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन में एक सिंबॉलिक तरीके से दुनिया के साथ पेश में, जिसमें कोई भी कमी ना हो। ये लैंग्वेज चाहे संस्कृत हो, तमिल हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी दुनिया की लैंग्वेज है, सब में कोई ना कोई गलतियां हैं। मगर पूरा समझने के लिए मैं किसी कोई लैंग्वेज को संपूर्ण नहीं कहूँगा। ये ज़रूर है कि बाकी लैंग्वेजेस में संस्कृत ग्राफिकली अच्छी है, कंप्यूटर के लिए अच्छी है, अच्छा माना जाता है, काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं। मगर उसमें भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो ठीक की जा सकती हैं, मगर उसको ठीक करने के लिए हमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए मैं बार-बार यंत्र की बात करता हूँ। अगर आपको सनातन दुनिया को जानना है, तो यंत्र, मंत्र, तंत्र 3 को जानना है। जो तीनों को जाना है, वो संपूर्णता जान सकता है। ये विचार बचपन में ही मुझ में आ गया है कि जो है वो यंत्र ही होना चाहिए। ये जीवन का सत्य है। अब मैं आ जाता हूँ कि स्कूल में मैंने कैसे पढ़ना शुरू किया था। जो पहले फर्स्ट 5 इयर्स में मैंने यही सानी की, 1 + 1 2 होता है, 2 और 2 4 होते हैं, 3 3 6 होते हैं। ऐसे मल्टीप्लिकेशन हमें पढ़ाए जाते थे, और ज़्यादातर बच्चों को 9 के बाद मल्टीप्लिकेशन मेंटली नहीं कर पाते थे। मगर मुझे खुशी है कि एज ए बचपन उस मेरे लिए कोई सीमा नहीं थी। वो बड़े से बड़े नंबर को मैं आसानी से मल्टीप्लाई कर सकता था, ऐड कर सकता था, डिवाइड कर सकता था, डिवीजन कर सकता था, जहाँ तक स्क्वायर रूट बना देता था। और जीरो को समझना, शून्य को समझना कि जीरो अगर नंबर से, ये 9 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर सारी दुनिया जानती थी। मगर शून्य जो भारत ने दिया था, उसकी वैल्यू अनंत है। अगर जीरो को आप किसी नंबर से पहले लगाएंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मगर बाद में लगाने के बाद वो इन्फिनाइट बन जाता है। 1 10 बन जाता है, 10 100 बन जाता है, 1000 बन जाता है, 10,000 बन जाता है, लाख बन जाता है,
मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन ऐसे ही चलता जाता है अगर आप जीरो को बाद में लगाते हैं। ये बचपन में मैंने देख लिया था, वही जान के फिर मेरे लिए मेंटली मैथमेटिक्स को कैलकुलेट करना, इन्फिनिटी नंबर को जानना आसान हो गया था, जिसके आधार पे कोई भी मैथमेटिकल सवाल मुझसे पूछा जाता था, इससे पहले कि वो सवाल खत्म हो मैं जवाब दे दिया था। मगर मैंने यहाँ पे लिखा है मेंटल डिवाइन अरिथमेटिक, मैंने मैथमेटिक्स का इस्तेमाल नहीं किया है। ये अरिथमेटिक है, जिस कंप्लीट बेसिक डेफिनेशन है, और मैं उसे ही डिवाइन मानता हूँ। जो एल्जेब्रा है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, वो मैथमेटिक्स में माना जाता है, बट मैन मेड है, वो डिवाइन अर्थमेटिक नहीं है। और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए डिवाइन अर्थमेटिक ये विषय ही काफ़ी था, जिसके आधार पर मैं दिव्य को ढूंढ पाया हूँ, अखंड को ढूंढ पाया हूँ। मैं आज भी कहता हूँ कि अर्थमेटिक सबके लिए ज़रूरी है। जो मैन मेड अलजेब्रा ज्योमेट्री है, मैं उस विषय में कुछ नहीं कहना चाहिए। जो लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो लोग सृष्टि को ऐसे चलाना चाहिए, उनके लिए काम है, आप करते जाइए, करते रहिए। अगर आपको अपना जीवन संपूर्ण बनाना है तो आपको दिव्यों को जानना जरूरी है। अगर परफेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, साइकोलॉजी के आधार पे अपने आप में संपूर्ण बनना चाहते हैं और दुनिया की संपूर्णता देखना चाहते हो, आपको दिव्यांग से ही देख सकते हैं। इसके आधार पर अगर रिसर्च करेंगे, अगर जो मॉडर्न मैथमेटिक्स वाले भी योर रिजल्ट निकालेंगे ज़्यादा अच्छे होंगे, यही कहने की कोशिश कर। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि वो खराब नहीं है, मगर वो अधूरा है। अगर उसको ठीक करना है तो आप दिव्य के अंतर पे आसानी से कर सकते हैं। ये मेरी विचारधारा है। मगर रिसर्च करना आप इंजीनियर का काम है, दूसरे साइंटिस्ट का काम है, मेरा काम नहीं है। मैंने अपना काम कर रहा हूँ, अपने तरीके से दुनिया को, मेडिकल साइंस को देना चाहता हूँ ताकि आप सुरक्षित हों, अखंड तक पहुंचे। आप दुनिया की दूसरी काफ़ी लैंग्वेजेस हैं, मगर आपको उसको मेंटेन करना है तो सबसे पहले मैं यही कहता हूँ एज ए स्टूडेंट, अब जो भी हो रहा है उसे ध्यान के साथ सुनिए, फिर समझने की कोशिश कीजिए, फिर उसे आप आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर संपूर्णता आपके दिमाग में रिकॉर्ड हो जाती है तो आपके लिए आसान हो जाएगा। मेरा सौभाग्य है कि मैं हिंदी पढ़ता था, मगर जम्मू एंड कश्मीर की जो भाषा है वो उर्दू है, और जो भी लोग गवर्नमेंट सर्विस करना चाहते हैं उनके लिए उर्दू ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ चाचा जी हैं, मनीराम जी, बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, इंस्पेक्टर थे। उनके बेटा जो चंद्रशेखर है, मेरा कज़न ब्रदर है, मुझसे बड़ा है, तो उसको वो समझाने की कोशिश करते थे। जब वो उसे समझाने की कोशिश करते थे तो मैं भी वहीं बैठ जाता था। चंद्रशेखर ने तो समझा ही समझा है, मगर मैंने दूर से ही सुन के ही उर्दू को इतनी आसानी से समझ लिया कि कुछ ही दिनों में मैं अकेले ही अलिफ लाम मीम हा बाब सारे सीख सकता हूँ। आज भी मैं उर्दू आज भी मानता हूँ कि उर्दू बहुत बढ़िया जुबान है, मगर अफसोस की बात है कि इसको समझने के लिए, जानने के लिए आपको इसके साथ जुड़ना पड़ेगा। मगर हिंदी अपनी जगह है, संस्कृत अपनी जगह है, उर्दू अपनी जगह है। हर ज़बान को जानना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप उसे मास्टर कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ आप दुनिया की कोई भी भाषा को समझ सकते हैं। आज मैं मेडिकल डॉक्टर में अपने सारे पेशेंट को यही कहता हूँ कि अपनी मातृभाषा में मुझे बात कीजिए, और ये जानकर ही मैंने संस्कृत को समझा है। ये भी जीवन का सत्य है। आप जो मेरे वहाँ कटरा में सारे लोग आते थे, मैं उनसे यही कहता था कि आप पंजाबी हैं, कश्मीरी हैं, डोगरी हैं, पहाड़ी हैं, मारवाड़ी हैं, गुजराती हैं, दक्षिण भारत के हैं, उत्तर भारत के हैं, तेलुगु बोलते हैं, तमिल बोलते हैं। मैं उनसे वो भाषा सीखने की कोशिश करता था, जिसके आधार पर मैं वो भाषा भी समझ सका हूँ और संस्कृत को ज़्यादा समझ, क्योंकि संस्कृत के शुभ शब्दों का इस्तेमाल किसी खास भाषा में ही है, मगर संस्कृत में है, मगर सब भाषा वाले इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे स्तेय एक आदमी है जो उस चीज में कंपल्स है, ये मारवाड़ी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। शायद वह से मुझे वो शब्द आसानी से समझ आए, इसलिए मैं पतंजलि योग सूत्र को आसानी से समझ पाया हूँ। ऐसे काफी ऐसे शब्द हैं जिसमें तमिल के आधार पे आसान हो गया है, किसी को तेलुगु के तरीके से आसान, किसी जितनी ज्यादा आप भाषाएं जानेंगे उतना ही आपके लिए जरूरी है, क्योंकि
लैंग्वेज की डिफरेंट एस्पेक्ट को समझने का मौका भी इंसान के लिए जरूरी है। उसके आधार पे आप राइट साइड ऑफ ब्रेन को पावरफुल कर सकते हैं, लेफ्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का कर दें कि आप संपूर्ण बन जाएंगे, फिर ही जाके आप 8 हर्ट्ज थ्रू आउट ब्रेन में बना सकते हैं और कुदरत के साथ जुड़ सकते हैं। तो लैंग्वेजेस का अपना एक रोल है, इसे डाउनलोड मत कीजिए। मैथमेटिक्स का अपना रोल है, हर चीज का रोल है। सारी 64 आर्ट्स को आपको संपूर्णता से जानना है। ये मैंने बचपन में ही देख लिया था, कटरा में ही देख लिया था। और 1963 में हमारे नए प्रिंसिपल आए थे, वेद प्रकाश जी। उन्होंने मुझ में क्षमता देखी थी, पहचाना था। उसके बाद मुझे ये सब ट्रेनिंग देना शुरू हो गई थी, तो अब मैं उभर के आ रहा था। मगर इत्तेफाक से 1964 में मेरे पिताजी को पैरालिसिस अटैक हो गया था, जिसके आधार पे वो बात करना नहीं कर सकते थे, लेफ्ट साइड चली गई थी। ये उन्हीं की पिक्चर की है। तो मैंने कहा कि उनका इलाज नहीं हुआ है, हम कहीं ना कहीं घर से बेघर हो गए हैं, खाने पीने के तरीके बंद हो गए हैं, सब कुछ है। और मैं चाहता हूँ कि हर इंसान संपूर्ण रहे। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं मेडिकल डॉक्टर बन के यही देखूंगा कि ये सब की जो सेवा है, मैं एक माता पिता को देख के कर रहा हूँ। और वही चीज लेके आज भी मैं ये कर रहा हूँ कि मेरी सोच तब भी यही थी, आज भी यही है, कल भी यही है। जो मैथमेटिक्स का बेस था उसको मैंने छोड़ दिया है, मेडिकल को लिया। मगर मेडिकल में ही मैंने मैथमेटिक्स को, डिवाइन मैथमेटिक्स को देखा है, कैलकुलेटिव को नहीं है, ये मैन मेड को नहीं है। ये भी जीवन का एक सत्य है। अब इसी चीज को इकट्ठा करके मैंने जहां तक लेके आ गया हूं, तो इसके आप अंत में यही कहूंगा, मैं जो मैथमेटिक्स की बात करूं, डिवाइन मैथमेटिक्स वो सिंपल अर्थमेटिक ही है। उसमें सिर्फ एडिशंस, मल्टीप्लिकेशंस, डिविजन्स, सब्ट्रैक्शंस, स्क्वायर रूट, जो मेंटली आप आसानी से कर सकते हैं, उसमें अगर आप डेवलप हो जाएं। मगर उसको भी करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। मैं जब भी कोई कार का नंबर देखता था, कोई चीज देखता था, उसको स्क्वायर रूट डालने की कोशिश करता, मल्टीप्लिकेशन है उसमें कौन सी चीजें खूबी हैं, मेरा दिमाग उसी तरफ चलता था। शायद जो लोग 3 डायमेंशन देखते हैं, लेंथ ब्रेड्थ और डेप्थ, और आइंस्टाइन ने चौथी डायमेंशन टाइम और स्पेस को लाया था, मगर मैं 10 डायमेंशन को देख सकता था। और देखते देखते हर चीज में मुझे 10 की, इसलिए वो 10 स्टेज डेवलपमेंट समझ पाया हूँ। और दिव्य तक पहुंचने के लिए, क्योंकि ये सारे मेरे मस्तिष्क में हो रहा था, जिसे आप कैलकुलेटर के आधार पर करेंगे तो कुछ नहीं समझ आने वाला। अगर आपको जो भी ज्ञान है आपके दिमाग में रहना चाहिए, मस्तिष्क में रहना चाहिए, पूरे दिमाग में। 100 बिलियन सेल्स इंटू 20,000, इमेजिन कीजिए कितनी मेमोरी है। मगर मैं जानता हूँ ज्यादातर लोग 1-2% ही इस्तेमाल करते हैं। आइंस्टाइन ने 11% किया, और मेरी कोशिश है कि 100% इस्तेमाल करके वॉकिंग टॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया बन के दूं। मैं जो भी दे रहा हूँ ये एक्सटेम्पो है और एंड वन शॉट है। जैसे अंदर से मैंने देखा है वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें जो है यही सत्य है। जो ये समझ लेगा वो समझते ही कुदरत के साथ जुड़ जाएगा। और मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी